हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डाट में। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का टॉपिक जो है भारत के संविधान तथा उसके प्रस्तावना के बारे में है। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें भारतीय संविधान सभा तथा भारतीय संविधान के बारे में और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है। आज इसका टॉपिक हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये यूपीएसआई के सिलेबस में है और इसके कुछ जो तत्व हैं, टेक्निकल वर्ड हैं, उसको समझेंगे कि उसके मतलब क्या होते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो बहुत ही कठिन है अन्य संविधानों की तुलना में। सबसे पहले प्रस्तावना जो है वो अमेरिका में बनाया गया था 1776 में। जब वो आज़ाद हुए तो मात्र 4 महीने की अवधि में ही उन्होंने अपने संविधान का निर्माण कर लिया तथा उन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तावना को भी अपने संविधान में सम्मिलित किया। भारत को आज़ादी के लिए कम से कम 200 साल लगे उसके बाद से, और ये ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ तथा इसके पास कोई भी संविधान बनाने के लिए मौलिक उद्देश्य नहीं थे। इसलिए ब्रिटिश का ही संसदीय नियम इसने अपनाया क्योंकि वह तत्कालिक परिस्थितियों में नज़दीक था। तो आइए फ्रेंड चलते हैं, धीरे धीरे इसके इतिहास को भी समझते आगे बढ़ेंगे। तो संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और उसमें क्या कहा था, इसको मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों ने संविधान निर्माण के बुक पर जो उसकी कॉपी थी उस पर सभी ने हस्ताक्षर करके संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया। तो उसमें सबसे पहले जो है हम भारत के लोग, यही सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि हम भारत के लोग। इसमें किसी जाति का बोध नहीं है कि हम हिंदू भारत के लोग या हम मुस्लिम भारत के लोग या सिख या पारसी। इसमें कहा गया है भारत में रहने वाले समस्त वे लोग, उनको साथ में लेकर चलने की बात कही गई है। तो इसमें क्या कहा गया फ्रेंड, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसके टेक्निकल वर्ड को हम देखते हैं फ्रेंड। एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा संविधान जो है वो हिंदी में नहीं बना था। पहले जो संविधान बना 1947 में बनना स्टार्ट हुआ था 46 में, और ये पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके बारे में हमने अपने वीडियो में बताया जा चुका है और इसके बारे में हम अभी बताते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये अमेरिका से ली गई है और इसके टेक्निकल शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें फ्रेंड दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहले इसको ध्यान दीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब संविधान बन चुका था उसके बाद प्रस्तावना को उसमें सम्मिलित किया, तब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। 2 साल हो गए थे भारत को स्वतंत्र हुए, तो भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, वो किसी पे निर्भर नहीं था। इसीलिए उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। लेकिन आज के तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा गया कि भारत एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि सभी देश, चाहे वो भारत हो या अन्य कोई भी देश हो, सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं, क्योंकि उनसे रॉ मटेरियल आते जाते रहते हैं, आयात निर्यात होते रहते हैं। चाहे वो कोई भी देश हो, वे अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं कह सकते। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं, उसके बाद आता है आपका समाजवादी। उसके बाद क्या आता है फ्रेंड, समाजवादी। समाजवादी जो होता है वो समाज के आर्थिक समानता के बारे में बात करती है। इसे जो है फ्रेंड, ये पहले संविधान के प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें सम्मिलित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये पहले इसमें नहीं थे। एक बात और बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो 1975 से 1977 में 1975 से 1977 के बीच में जितने संविधान संशोधन हुए हैं वो बहुत ही मात्रा में हुए हैं तथा इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। आगे है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यहाँ पे नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे है धर्मनिरपेक्ष। संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के बाद यहाँ पे क्या है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि जो भी विधायिका होगी जिसके राजनीतिक दल संसद में अपना सरकार घोषित करता है, वह किसी भी व्यक्ति या जाति के लेकर उसके लिंग, जाति, धर्म भेदभाव के रूप में उस पर
कार्य नहीं करेगा। वो अपने स्वतंत्र धर्म के लिए वो स्वतंत्र रहेगा। वह चाहे तो हिंदू रह सकता है, वो चाहे तो मुस्लिम रह सकता है। सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाएगा। अगर उसे इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में हम इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में है, सम्मिलित है। धर्म पंथ निरपेक्ष, इसको भूल जाइए। ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का होता है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि सरकारें जो हैं, भारत की जो सरकार बनेगी लोकसभा मेंबर द्वारा, वो जो है किसी भी व्यक्ति पे धर्म के लिए जाति भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको समझिएगा। भारत जो रहेगा वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य रहेगा, यानी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि प्रधानमंत्री होगा। यहाँ भारत में राष्ट्रपति को उद्धृत नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जो होता है अध्यक्षीय प्रणाली होती है, और लोकतंत्रात्मक प्रणाली भारत में प्रयोग की गई है। ठीक है फ्रेंड। लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकतंत्रात्मक, और दूसरा होता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें जो होता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, और उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को देश का प्रधान माना जाता है। और राजतंत्रात्मक क्या होता है? वंशानुगत चलता है, राजा का पुत्र ही राजा बनता है, तथा उसके द्वारा ये स्थितियाँ चलाई जाती हैं। बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो समाज में रहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो भी भारत के लोग रह रहे हैं भारत में, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में समान अवसर प्रदान होंगे। चाहे वो कोई भी अमीर व्यक्ति हो या एक गरीब किसान हो, न्याय के रूप में उसे सभी एक रूप से देखा जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। किसी भी व्यक्ति को उसके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, वो किस पे विश्वास करता है, भगवान पे करता है या विज्ञान पे करता है, ये बात नहीं माने रखता, वो अपनी स्वतंत्रता से रह सकता है। उसके विचारों की जो है प्रशंसा की जाएगी। वो किसी भी सरकार का पूर्ण रूप से आकर उससे सपोर्ट कर सकता है या उसके खिलाफ बातें बोल सकता है। उसको धर्म का स्वतंत्रता होगी। जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है उसे उसके धर्म के लिए स्वतंत्रता होगी, तथा वो जो चाहे धर्म में रह सकता है। जिस प्रकार औरंगजेब तथा मुगलों ने हिंदुओं पे तथा अन्य जातियों पे बहुत ही अत्याचार किया था, उस प्रकार भारत में ऐसी उद्घोषणा की गई थी कि ऐसा नहीं होगा। जो भी व्यक्ति भारत में रहते हैं उनके वो स्वतंत्र धर्म में रह सकते हैं। वो मुस्लिम है तो मुस्लिम में रह सकते हैं, पारसी हैं तो पारसी जाति में रह सकते हैं, और सिख हैं तो सिख जाति में रह सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जाएगा कि वो अपने धर्म को परिवर्तित करें। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा जो भी उनके मान सम्मान होती है, जो व्यक्ति है भारत में, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, उसे एक समान प्रतिष्ठा दी जाएगी, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के। बंधुता मीन्स भाईचारा होता है। राष्ट्र की एकता, जो भी जनता है, जो भी राज्य हैं, उसके बारे में बताया गया है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सभी जो है आप देख लीजिए एक नज़र में। बस इसमें एक इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, ये प्रस्तावना किससे ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। और दूसरा, ये प्रस्तावना का जो लैंग्वेज है वो किससे लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके नीचे आपको बताया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसमें पूछ सकता है कि समाजवादी को कौन से संविधान संशोधन में प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, ये पूछ सकता है। अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, इन तीनों को सब प्रस्तावना में कब सम्मिलित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सम्मिलित किया गया है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। जो भी नेहरू ने, मैंने पहले बता दिया था कि नेहरू ने ही सर्वप्रथम संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया था, तो उन्होंने जो भी प्रस्तावना पेश किया उसे मान लिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंकित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मैंने पहले ही बता दिया, भारतीय संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति ने संविधान को पेश किया था और इन्होंने 60 देशों का सफ़र किया था। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तथा एक और यूनिवर्सिटी से 3 PhD किए थे तथा 60 देशों की यात्रा के बाद उनके संविधानों को पढ़ने के बाद इन्होंने भारतीय संविधान की निर्माण किया। कुछ आलोचकों ने संविधान सभा के बारे में आलोचना की है, भारतीय संविधान के बारे में आलोचना की है कि भारतीय संविधान जो है वो दूसरे संविधान यानी ब्रिटिश संविधान का कॉपी है तथा भारत शासन अधिनियम 1935 का कॉपी है। लेकिन ये बात सच है कि अभी नीचे बताएंगे कि 1935 से कैसे लिया गया है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत की संविधान जो है वो विश्व के सभी संविधानों से छानकर बनाई गई है। तो ये हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी जो है अमेरिका से लिए गए हैं। फ्रेंड एक नज़र देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। ब्रिटेन, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण। भारत में जो संसदात्मक प्रणाली है, जो संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा पेश होते हैं, लोकसभा जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा जो है वो विधानसभा के मेंबर द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो ब्रिटिश से ली गई हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भारत जो है उस समय ब्रिटिश का गुलाम था, उसके बहुत से नियमों को वो पालन करता था और वो करीब होने के कारण भारतीय लोगों को ये लगा, संविधान सभा के मेंबर को लगा कि ब्रिटिश नियमों को रखना ही हमारे लिए सरल होगा, ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी। उस समय देश का बंटवारा भी हो चुका था तो काफ़ी परिस्थितियों को झेलना पड़ा भारत को। तो आइए तीसरा देखते हैं। आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन है। तो ये पूछ सकता है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा जो है हमारी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड, क्योंकि दरोगा के लिए उसके सिलेबस में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को सिलेबस जो है सिलेबस के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ प्रावधान हैं। कनाडा से हो संघात्मक विशेषताएं, अवस्थित शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विस्मय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियां विभाजन। केंद्र के पास कैसी शक्ति होती है, राज्य के पास कितनी शक्ति होती है, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से कैसे सम्मिलित रहता है, उसे कैसे उस पर आश्रित रहता है, इसके बारे में भी इस सिलेबस में दिया गया है, जो हम आपको आने वाले आगामी वीडियो में बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो लचीला है, हमारा जो संविधान है वो ना ही लचीला है ना ही कठोर है। कठोर संविधान की बात करें तो अमेरिकी संविधान है जो एक रूप से बहुत ही कठोर है, उसे चेंज करने के लिए एक विशेष प्रावधान की ज़रूरत होती है। और लचीला संविधान संविधान कहें तो वो ब्रिटेन का संविधान है, जिसे किसी भी कानून के तहत संविधान को चेंज किया जा सकता है। हमारा जो है दोनों के बीच में पड़ता है, इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे फ्रेंड। रूस, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नोट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। नोट, भारतीय संविधान के अनेक देशों और विदेशी स्रोत, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम का पड़ा है। भारतीय संविधान जो बना है वो बहुत से देशी तथा विदेशी स्रोतों से लेकर बनाया गया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान कितने, जब बना था संविधान उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, वो 12 भाग थे। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 ऐसे जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द ले लिए गए हैं, यानी फ्रेंड इस पर ध्यान दीजिएगा, 395 में से या तो 250 हूबहू ले लिए गए हैं या उससे मिलते जुलते परिवर्तन के साथ लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हम जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार देख लीजिए इसको। भारतीय संविधान किससे प्रेरित है, तो वो अमेरिकी
संविधान से प्रेरित है और उसके प्रस्तावना से प्रेरित है। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका में बना था और संविधान भी सबसे पहले कहाँ बना था? अमेरिका में बना था। ठीक है फ्रेंड, और कुछ बातें ये बता दें कि भारत का जो हमारा प्रस्तावना है वो थोड़ा समझना कठिन है, तो अगर सिंपल वे में किसी को समझाएं तो ये बहुत ही आसान तरीके से कोई बताए तो समझ में आ जाता है। लेकिन यदि अचानक कोई बालक 12 में या कोई तैयारी के लिए आता है तो उसे समझना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यदि हम दक्षिण अफ्रीका के प्रस्तावना की बात करें, जब नेल्सन मंडेला 1996 में 92 में आए तो उन्होंने प्रस्तावना दिया, तो बहुत ही सिंपल वे में उनका प्रस्तावना लिखा गया है कि हम दक्षिण अफ्रीका के नागरिक अब से हुए अत्याचारों को भूलकर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को एक समान समझेंगे तथा हम गोरों जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर कोई भी हिंसक झड़प नहीं करेंगे, उनको यहाँ से किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हम दक्षिण अफ्रीका के नागरिक ये वचन करते हैं। इस प्रकार का संविधान है, तो उन्हें समझना काफ़ी सिंपल है। लेकिन भारत की प्रस्तावना भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि ब्रिटिश के एक राजनीतिज्ञ इसके बारे में बहुत ही अच्छी उद्घोषणा करते हैं और कहते हैं कि इसमें वकीलों का स्वर्ग है। इसमें टेक्निकल वर्ड का यूज़ किया गया है जो संविधान की बहुत सी चीज़ों को प्रस्तावना में ही सारांश रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।